नीतीश कुमार ने राहुल गांधी के बाद अब अखिलेश यादव से मुलाकात की है। तो देश की राजनीति में अखिलेश से हुई मुलाकात के क्या है मायने, हम आपको आज बताएंगे। यूपी की राजनीति पर क्या पड़ेगा इसका प्रभाव, ये भी समझाएंगे। ये भी जान लीजिए कि मदरसों को लेकर अब किस तरह की सियासत गर्म हो रही है। खासकर दारुल उलूम ने 24 सितंबर को मदरसा संचालकों की जो मीटिंग बुलाई है उसमें क्या होगा और मदरसा संचालक अब किस तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं, सरकार क्या कह रही है, यह भी बताएंगे। और यह भी जान लीजिए कि होटल लेवाना के मालिकों के साथ आज क्या हुआ है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। पहले राहुल गांधी के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात और 24 घंटे के भीतर ही दूसरी मुलाकात अखिलेश यादव के साथ। नीतीश कुमार दिल्ली में हैं, लेकिन सियासी मुलाकातों का दौर उनका जारी है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के नेताओं से उनकी मुलाकात की शुरुआत हुई है, यह उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई कहानी लिख सकती है। अखिलेश यादव से मुलाकात निश्चित तौर पर सिर्फ महज एक औपचारिकता नहीं है। हालांकि यह मुलाकात अस्पताल मेदांता अस्पताल में हुई है, जहां पर मुलायम सिंह यादव एडमिट हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव को देखने के बहाने नीतीश कुमार की इस मुलाकात को उत्तर प्रदेश की बड़ी सियासी मुलाकात के तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे 2024 की गोलबंदी में उत्तर प्रदेश का रोल होगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अलग हैं, लेकिन नीतीश कुमार की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश को अब सबसे पहले जोड़ा जाए। यानी उन्होंने अपनी पहली कड़ी में तो कांग्रेस को जोड़ लिया, लेकिन कांग्रेस के साथ अब और कौन कौन से दल जोड़े जाएं और उत्तर प्रदेश का इसमें क्या रोल हो। आपको बताएं कि जयंत चौधरी के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात बातचीत पहले हो चुकी है फोन पर, और अब अखिलेश यादव को आगे करने की कोशिश है कि अखिलेश के बहाने उत्तर प्रदेश के जितने भी दल हैं वो एक साथ जुटें और एक बड़ी विपक्षी एकता की कोशिश में अखिलेश यादव उसे लीड करें। निश्चित तौर पर आज की इस मुलाकात में आगे की रूपरेखा पर थोड़ी चर्चा जरूर हुई होगी, लेकिन क्या अखिलेश यादव और मायावती नीतीश कुमार के कहने पर एक साथ आ पाएंगे? और अगर एक साथ नहीं आ पाए तो फिर विपक्षी एकता का क्या होगा? फिलहाल इस मीटिंग से क्या छन कर आता है हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। लेकिन अगर इशारों में समझा जाए तो पहले बिहार, दिल्ली में कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और अब अखिलेश यादव के साथ साथ उनके सहयोगी दलों के साथ भी नीतीश कुमार की एक बातचीत शुरू हो रही है। तो 2024 में नीतीश कुमार जिस गठबंधन को बनाने की कवायद में जुटे हैं, उत्तर प्रदेश का उसमें क्या रोल होगा? क्या उत्तर प्रदेश नीतीश कुमार की बातों को मानकर एकजुट होगा? हमने आज बात की उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता से, और उनका यह मानना है कि उनका नेता भी यानी अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री के काबिल हैं, प्रधानमंत्री मटेरियल हैं। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी रीजनल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बनाने की बात होगी तो उसमें अखिलेश यादव भी उस दौड़ में शामिल होंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं अनुराग भदौरिया। महिला अत्याचार पे भी चर्चा नहीं करना चाहिए। अच्छा, अपने काम भी नहीं गिना पाएगी वो, तो काम नहीं गिनाने की वजह से वो दूसरों के अंदर में प्रधानमंत्री का चेहरा खोजती है। तो मैं उनसे यही बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री चेहरे की कमी नहीं है। सब यहाँ हिंदुस्तानी बहुत सक्षम होते हैं। हर नेता, मेरी जो पार्टी है उसमें मेरा नेता भी प्रधानमंत्री के सक्षम है, दूसरी पार्टी के नेता वो भी उस लायक होंगे। सभी जो भी पार्टी है मजबूत है, सारी पार्टी के जो नेता हैं वो मुझे लगता है इस देश को चलाने लायक हैं। लेकिन मायावती के साथ क्या एक गठबंधन बनेगा? फिलहाल इस पर कोई बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। नीतीश कुमार की यह कोशिश जरूर है कि अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी और दूसरे छोटे छोटे दलों को भी इसमें शामिल किया जाए। देखना है ये बात कितनी आगे तक जाती है। और अब अगली खबर। उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी मदरसों के सर्वे को लेकर अब न सिर्फ सियासत गर्म है, बल्कि मदरसों के भीतर भी भारी हलचल है।
दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद ने आज अपनी बड़ी बैठक की, बाकायदा उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यह कहा कि सरकार को इस बारे में बातचीत करनी चाहिए और जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन यह तो जमीयत उलेमा हिंद ने दिल्ली में कहा। आपको बताएं कि 24 सितंबर की तारीख तय की गई है जब दारुल उलूम देश भर के मदरसा संचालकों की एक बड़ी बैठक बुलाने जा रहा है। दरअसल मुस्लिम जनमानस और मुस्लिम समुदाय को लगता है कि उनके मदरसों पर यह एक तरीके का हमला है, खास करके जिस तरीके से आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की वजह से 3 मदरसों को असम में बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी गैर सरकारी मदरसों के अनएडेड, जिन्हें की सरकारी कोई मान्यता या सरकारी पैसे नहीं दिए जाते, उन मदरसों के सर्वे की भी शुरुआत हो रही है। 10 सितंबर से यह सर्वे शुरू हो जाएगा और उसकी एक रिपोर्ट योगी सरकार को दी जाएगी। लेकिन इसमें 2 बात है, आखिर मदरसों का सर्वे क्यों, और मदरसों का सर्वे अगर होता है तो उससे परेशानी क्यों? सरकार का कहना है कि मदरसों के सर्वे के पीछे कोई खराब मंशा नहीं है, लेकिन अगर मदरसे गैर सरकारी तरीके से संचालित होंगे, मदरसों में अगर कोई उस पर किसी तरह का लगाम नहीं होगा, तो हो सकता है कि वहां पर गड़बड़ियां हो। पहले सुनिए केशव मौर्य, जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, उन्होंने मदरसों में सर्वे को लेकर क्या कहा है। मैंने भी सुना और पढ़ा है, उसमें कुछ अवैध गतिविधियां थी, उसके कारण से हुआ है। लेकिन अवैध क्यों चलाना, वैध चलाओ ना, मान्यता लेकर के चलाओ, उसका एक सिस्टम है, उसकी एक व्यवस्था, उस व्यवस्था के अनुसार चलाओ। बिना व्यवस्था क्यों चला रहे हैं लोग? और जो चला रहे हैं और उनका सर्वे हो रहा है तो उनको किसी को नाराजगी भी नहीं है, कोई विरोध भी नहीं है। आपने सरकार को सुन लिया मदरसों पर, अब एक मदरसा संचालक को भी सुन लीजिए। 100 साल पूरे हुए हैं अजलम उल उलूम मदरसे को, जो कि संभल जिले का है। आज जब 100 साल पूरे हुए तो हजारों छात्रों के सामने मदरसे के संचालक, मदरसे के मौलवी ने कहा कि मदरसों को न आंधी और तूफान कुछ नहीं मिटा सकते। 100 साल पहले जब कुछ नहीं था तब ये मदरसे शुरू हुए और अब मदरसों पर हमले होने शुरू हो गए हैं, लेकिन कयामत तक इन मदरसों को मिटाया नहीं जा सकता। सुनिए क्या कह रहे हैं मदरसे के मौलवी। और यूं ही आके किनारे से निकलकर चले गए हैं। ना तो लोगों को कल मिटा था, ना आज मिटा है, और न इंशाअल्लाह क़यामत तक मिटेगा। और जो लोगों को मिटाने की कोशिश करते हैं वो न कल बाकी रह सके, न आज है और न कल इंशाअल्लाह रहेगा। ये कल भी मरकज था, आज भी मरकज है, और क़यामत तक इंशाअल्लाह मरकज रहेगा। तो मदरसों पर यह सियासत गर्म है और अगले कुछ दिनों तक रहने की उम्मीद है, क्योंकि जब तक सर्वे रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इस पर यूं ही जुबानें चलती रहेंगी। और अब आपको बताते हैं कि लेवाना होटल आगकांड में क्या हुआ। तो आज लेवाना होटल अग्निकांड में 2 लेवाना के संचालकों, मालिकों को आज जेल भेज दिया गया। राहुल अग्रवाल और रोहित अग्रवाल, ये दोनों इसके ओनर हैं। और कल जब भीषण अग्निकांड हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मौत और 24 लोग दम घुटने से अस्पतालों में भर्ती कराए गए थे, उसके बाद से ही लखनऊ पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया था। आज इन दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। लेकिन सिर्फ जेल भेजने भर से काम पूरा नहीं हुआ। अब सरकार का डंडा इस होटल पर चलने वाला है, उसकी पूरी नपाई की गई है। बाकायदा होटल को लेकर के नापा गया, क्योंकि रिहायशी इलाके में इस भूखंड पर जहां होटल लेवाना बना है, दरअसल ये एक घर के नक्शे के तौर पर इसका नक्शा पास किया गया था, यानी कि रिहायशी नक्शा पास कराकर इस पर होटल बनाया गया था। और तमाम गलतियां ऐसी मिली, जिसके बाद इन दोनों होटल संचालकों को जेल भेज दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिर सरकार कर क्या रही है। नगर विकास विभाग के मंत्री
ए.के. शर्मा से आज यूपी तक ने बात की। यूपी तक ने जब उनसे सीधे सवाल किया कि आखिर इतने बड़े गैस कांड में, अग्निकांड में सरकार क्या कर रही है, सरकार ने इस पर क्या फैसले लिए, तो मंत्री ने कहा कि वो इस पर जांच कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चलिए, ये जवाब तो लगातार हम सुनते रहे हैं, लेकिन होटलों में ये कांड भी हम लगातार होते देख रहे हैं। 2017 में 12 लोगों की मौत हुई थी चारबाग के पास नाका के एक होटल में। हाल के वर्षों में 2 होटलों में आग लगी थी, लेकिन लोगों की जिंदगियां बची। लेकिन इस लेवाना होटल में जब आग लगी है तो 4 लोगों की मौत हो गई। अब हमें इन जांच रिपोर्टों का भी इंतजार करना होगा, लेकिन क्या सरकार इस मामले में सख्त होगी? क्या सरकार किसी की जिम्मेदारी तय करेगी और क्या अपनी भी जिम्मेदारी तय करेगी? तो यह था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।